हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद है बेहतर होंगे और बेहतर अपनी तैयारी करते जा रहे होंगे। मैं जानता हूँ भाई कि हमारा जो वीडियो है, हमारे सारे कंटेंट है जो सभी डिले चल रहे हैं अभी, लेकिन अब फिर से हम आ गए हैं। फिर से हम हमारी तैयारी को मजबूत करेंगे। और जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि हम MPPSC प्रीलिम्स की सारी यूनिट को MCQ से कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके यूनिट 2 के जो हम सारे MCQ कंप्लीट कर चुके हैं, प्ले लिस्ट बना दी। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाके उन सारे वीडियो को देख लें। उसके साथ हमने अभी जो है हमारी यूनिट 5 के हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 में MCQ से पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके संविधान सभा और हमने मूल जो है अपने मौलिक अधिकारों के प्रश्नों को हमने उसमें सॉल्व कर दिए हैं। अगला वीडियो उसका नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों के आएंगे। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में PYQ के सेशन चल रहे हैं, तो आज ये हमारा 2023 का पूरा पेपर है। 2023 के पूरे पेपर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। तो हम सारे PYQ देख लेते हैं और प्लेलिस्ट बना दिए। जो भी साथी नए हैं, सारे वीडियो देख लें और पूरे उसी सीरीज़ में जिसमें आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो 2023 का पेपर है पूरा। और तो जैसे कि सभी साथी पहला प्रश्न देख रहे हो, पहले अच्छे से प्रश्नों को पढ़ो, प्रश्नों को समझो, किस तरह से पैटर्न पूछे जाते हैं, किस तरह से PYQ है, सारी बातों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। और जल्दी से हम, है ना, ऐसा नहीं करेंगे कि हम उस सभी प्रश्नों को एकदम बहुत ज़्यादा डीप में बात करने वाले हैं। आपको प्रश्नों को देखना है, प्रश्नों के लेवल को समझना है और उसके बाद अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते जाना है, क्योंकि इन्हीं आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछने की संभावना है। तो प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ज़्यादा बड़े हैं, आप एक बार इत्मीनान से देखिए और फिर इसका आंसर लगाइएगा। 5 सेकंड का समय आपके पास है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। क्या है भाई इसका आंसर? तो इसका आंसर है कि मिट्टी की तैयारी करना, है ना। मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, फिर बुवाई करना पड़ती है, फिर सिंचाई और फिर कटाई। तो देखिए, ये जब मैंने एग्जाम ये वाली दी थी 2023 की, तो मैं अपने क्षेत्र के अनुसार उस समय आंसर टिक किया था। यानी कि पहले मिट्टी की तैयारी होती है, फिर हम सिंचाई करते हैं, यानी कि जो गेहूं की हम फसल बुआते हैं उसमें मिट्टी की तैयारी करते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर कटाई करते हैं। तो भाई साहब, ये मेरा जो क्वेश्चन था उस समय गलत हो गया था। बहुत सारे लोगों का उस समय कन्फ्यूज़न था। जब PSC ने क्लियरफाई करा तो उसमें आंसर ये दिया था कि पहले मिट्टी की तैयारी होती है, फिर बुआई होती है, सिंचाई होती है और कटाई होती है। तो कारण इसका ये था कि जो हमारा क्षेत्र नर्मदा घाटी वाला, उस क्षेत्र में हम मतलब कम जो है कम क्षेत्र में इस तरह की सिंचाई होती है, ये वाली जो मैं उस समय टिक किया था और जो गलत हो गया था। लेकिन MP के अधिकतर भाग में कौन सी इस प्रकार की खेती होती है ना, ये मिट्टी की तैयारी की जाती है, बुआई की जाती है, सिंचाई की जाती है और फिर कटाई की जाती है। कारण क्या है कि पानी की कमी होने के कारण इसमें क्या हो कि पानी की बचत हो जाती है। तो इस तरह की खेती की जाती है। तो आपको पैटर्न को समझना है, अपने क्षेत्र के अनुसार नहीं भैया, जो है मानक उन आधारों पर आपको टिक करना है ना। तो क्या गलती हुई थी वो भी मैंने आपको बता दी और क्या आपको आंसर करना है वो भी आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, वर्ष 2024 का को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिडिन वर्ष के रूप में किसने घोषित किया था? आपको ऑप्शन देख ही रहे हैं, UN, यूनेस्को, WHO और USA। सभी साथी आंसर करेंगे क्या है इसका आंसर, और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को समझो और उसके आधार पर टिक करो, है ना। चूँकि आपका जो सीज़न है फरवरी वाला, जिसमें आप सभी इमोशन से बाहर निकलकर अब अपनी तैयारी पे आगे होंगे, मेरी से उम्मीद है, ऐसी आपसे आशा है। तो बेहतर तरीके से अच्छे से PYQ को देखो। सारे वीडियो में MCQ के बना रहा हूँ, वो जो यूनिट वाइज है उनको भी देखो, साथ साथ PYQ को देखते जाओ, टिक करते जाओ और अपनी तैयारी को मजबूत करते जाओ, है ना। और इसका आंसर क्या है भाई? UN है ना। तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिडन वर्ष के रूप में किसे घोषित, तो उस समय ये करंट अफेयर का प्रश्न था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? आपको बताना, हिमालय, नारो हिल्स, सुडालैंड और पश्चिमी घाट। तो हॉट स्पॉट आप जानते हैं सभी कि भैया जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु दोनों पाए जाते हैं और जिनकी स्थिति खतरे में हो, है ना। तो दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। तो आपको निम्न में से बताना कौन सा नहीं है। तो आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है हिमालय। तो आप सभी जानते हैं कि जो है नारो हिल्स, सुडालैंड, पश्चिमी घाट जो है प्रमुख रूप से हॉटस्पॉट के पास क्षेत्र हैं। वही हिमालय भी है, लेकिन हिमालय में कुछ ऐसे भाग है, जैसे आप पूर्वी क्षेत्रों में कुछ भागों में ऐसी चीज़ें हैं, बाकी पूरा हिमालय नहीं है। इसलिए जो प्रमुख रूप से आंसर क्या है, नारो हिल्स, सुडालैंड और पश्चिमी घाट जो है प्रमुख रूप से हॉटस्पॉट है, वहीं हिमालय नहीं है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए इसरो का हालिया वैज्ञानिक मिशन है? तो उस समय का प्रश्न था। इसके अनुसार आप ऑप्शन देखिए, आदित्य 11, भास्कर L2, सौर मिशन L1 और सौर आर्बिटर। आपको आंसर करना है साथी, क्या इसका आंसर हो सकता है।
और आप जैसे पैटर्न को समझें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको उन्हीं सभी क्षेत्रों को जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाती भाई। तो सिलेबस को जब पढ़ेंगे आप तो इन सभी प्रश्नों से रूबरू हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या था भैया, आदित्य L1 था, है ना। तो आप सभी ध्यान रखें कि सूर्य व्यापक अध्ययन के लिए इसरो का जो हालिया उस समय मिशन गया था, आदित्य L1 था। आप इससे संबंधित जब भी आप करंट में पढ़ें तो उसमें इसको रिकॉल करके रखें। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, बी है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, सी है एनीमिया नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, और डी है राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। आप सभी को निम्न में से बताना भैया निम्न में से कौन सा आंसर सही होगा। क्योंकि पूरे पीवाईक्यू भैया, इसीलिए आपको इन पीवाईक्यू को ध्यान से देखना है, साथ में अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करते जाना है। क्या इसका आंसर भाई, तो जो है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम इस निम्न में से कौन सा नहीं भाई, तो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम नियंत्रण प्रमुख रूप से जो है भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि तीनों है, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार, वहीं एनीमिया नियंत्रण हेतु आयरन प्लस, और राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला देखो, निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, आपको बताना है। वन पारिस्थितिकी तंत्र, बी है रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, सी है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, और डी है घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। तो क्या आंसर होगा, सभी साथी करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी मेरे साथी जितने भी हैं सिंसियरली पढ़ाई कर रहे होंगे, सिंसियरली सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। और जो भी साथी है पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, अंत तक देखेंगे तो आपकी कुछ काम की बात आ पाएगी, नहीं तो आधाधुंध फायरिंग करने से कोई मतलब नहीं है। आपकी तैयारी को अगर अच्छे से मजबूत करना है तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को देखो, प्रश्न की भाषा शैली समझो, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समझो, देन आप उसके आंसर करो। क्या इसका आंसर होगा भाई, तो इसका आंसर है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो जो प्रमुख रूप से क्या है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। अगला देखो, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है, आपको बताना है। कागज, खाद्य एवं पादप अपशिष्ट, सी है कीटनाशक, और डी है लकड़ी एवं सेल्यूलोज। क्या है आंसर, सभी साथी आंसर करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो भाई क्या है इसमें, कीटनाशक जो प्रमुख रूप से प्रदूषक नहीं है, वहीं कागज, खाद्य पादप अपशिष्ट, वहीं लकड़ी और सेल्यूलोज जो प्रमुख रूप से प्रदूषक नहीं है। अगला देखो, क्या अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कम होने की व्याख्या किस नियम से होती है, आपको बताना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और सी है न्यूटन का द्वितीय नियम, डी है न्यूटन का तृतीय नियम। बताएंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा, करो भाई। तो तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कम होने की व्याख्या का नियम जो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है भैया, आप सभी को ध्यान रखना है ना। अब चलो अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न, ऑस्टियोक्लास्ट किससे संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन है अस्थि के निर्माण से, बेसल लेमिन श्रावण से, अस्थि भंग होना, और डी है मांसपेशी पुनरुद्भवन से। करें सभी साथी आंसर, बायोलॉजी का प्रश्न है और सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमने जो MCQ है वो भी कर रहे हैं। तो बढ़िया से इनको आंसर करो। तो क्या भैया अस्थि भंग होना, यानी अस्थियों का जो है प्रमुख रूप से उसमें छिद्रों या अस्थियों का टूट जाना, जर्जर हो जाना, इसमें प्रमुख रूप से है। अगला देखो, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन है मृदा, वायु, ध्वनि, जल। क्या आंसर होगा, बताएंगे सभी साथी। 2023 के सारे प्रश्न आप सभी जानते हैं, 2023 का पूरा पेपर हमने लिया है, उसी पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप इससे अंदाज़ा लगा पाएँ कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाने में माहिर हैं, जब आप किसी भी क्षेत्र में जो निजी जीवन है उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो आप इसमें भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। जोर बस यही आता है आपको कि यार पढ़ाई कैसे होगी, कैसे वीडियो देखेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन एक बार मन लग गया ना, जहाँ जैसे तुम उधर मन लगा लेते हो ना, वहाँ समझ गए, वहाँ जैसे मन लगता है वैसा यहाँ लगा लो एक बार। अगर इससे मोहब्बत होगी तो तुम्हारी जीवन भर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर इससे हो जाएगी मोहब्बत तो फिर वो मोहब्बत तो मिल ही जाएगी, है ना। तो सभी साथी आंसर करेंगे, क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है भाई ध्वनि है, यानी जो प्रमुख रूप से ग्रीन मफलर जो प्रमुख रूप से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि जो हाईवेज हैं उनके बीच में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ये उसी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है ना। अगला देखो, मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार किस जिले में दिखाया है, आपको बताना है। ऑप्शन है बड़वानी, बी है खंडवा, सी बालाघाट, और डी है अलीराजपुर। तो जो है बहुआयामी गरीबी सबसे अधिक सुधार किस जिले ने उस समय, अलीराजपुर इसका आंसर था भैया। अलीराजपुर में जो प्रमुख रूप से बहुआयामी गरीबी सबसे अधिक सुधार दिखा गया। अगला देखो, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 में मध्य प्रदेश का दर्जा क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन है अंडर अचीवर्स, बी है टॉप अचीवर्स, सी रेटिंग नहीं दी गई थी, और डी है अचीवर्स। तो क्या इसका आंसर है भाई,
तो इसका जो आंसर है अचीवर्स था, मतलब जो है प्रमुख रूप से उस समय की जो गाइडलाइंस थी उनको अचीव करना उस समय का प्लान था। तो ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 करंट अफेयर का प्रश्न था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन आप देख लीजिए, ज़्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, आप ऑप्शन देखिए, 5 सेकंड का आपके पास समय है और फिर आंसर करिएगा। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है प्रमुख रूप से क्या है इसका आंसर? अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रमुख रूप से जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम है। अगला देखो, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। आदिवासी महिलाओं को शिक्षा करना, बी है बीपीएल आदिवासियों को उद्योग हेतु सहायता देना, सी है आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और डी है खेल प्रोत्साहन। तो करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा? तो जो इसका आंसर है बीपीएल आदिवासियों को उद्योग हेतु सहायता देना प्रमुख रूप से टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ है। आप सभी जानते हैं कि टांट्या मामा का जन्म जो है प्रमुख रूप से कहाँ, हमारे जो पश्चिमी निमाड़ यानी खंडवा वाले क्षेत्र में हुआ था। और जो प्रमुख रूप से क्रांतिकारियों में इनकी बहुत अहम भूमिका है, जो जंगल बचाओ वाले कार्यक्रम में या अंग्रेजों से जो भिड़ंत इनकी हुई थी उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सभी इनको ध्यान रखेंगे। अगला देखो, ट्रांसफार्मर क्लस्टर किस शहर में है? ऑप्शन ए है इंदौर, बी है ग्वालियर, सी भोपाल, डी है जबलपुर। तो बताएंगे सभी साथी आंसर। ट्रांसफार्मर क्लस्टर जो प्रमुख रूप से ग्वालियर है भाई, तो ग्वालियर को ट्रांसफार्मर क्लस्टर की संख्या दी गई है। अगला देखो, उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा क्या है आपको बताना है। 60, 62, 58 या 56। करेंगे सभी साथी आंसर। तो भैया उच्च न्यायालय की जो है प्रमुख रूप से न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा जो है 62 वर्ष है, आप सभी जानते हैं 62 वर्ष है। वहीं भारत में अभी कुल मिलाकर कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आप सभी जानते हैं 25 है ना। और जो है प्रमुख रूप से जैसे उच्च न्यायालय की बात होगी तो वहीं सर्वोच्च न्यायालय आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर पालिका कानून किस संशोधन से अद्यतन है आपको बताना है। 71, 72, 74, 73। करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो जो है नगर पालिका कानून संशोधन जो प्रमुख रूप से आप सभी जानते हैं कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 का है ना। तो ये जो है प्रमुख रूप से नगर पालिका से, वहीं जो है ग्राम पंचायत पंचायत समिति से कौन सा है? 73वां है। आप सभी को ध्यान रखना। अगला देखो, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है डलहौजी, माउंटबेटन, मैकाले और लॉर्ड रिपन। क्या है इसका आंसर? सभी साथी करेंगे आंसर, क्या है? तो आंसर भाई आप सभी जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन जो है प्रमुख रूप से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो आप सभी को इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलो, राज्य में धन विधेयक का निर्णय कौन करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष और डी है विधि मंत्री। बताएंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो जो है धन विधेयक का निर्णय कौन करता है भैया, हम सभी जानते हैं, अच्छे से पॉलिटी आपने पढ़ रखी होगी। विधानसभा का अध्यक्ष जो है प्रमुख रूप से धन विधेयक का निर्णय करता है। अगला देखो, एमपी में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। प्रश्न है, ऑप्शन है भगवत राम मंडलोई, बी है द्वारका प्रसाद मिश्र, सी है शंकर दयाल शर्मा और डी है पंडित कुंजीलाल दुबे। तो जो है सरल प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख रूप से प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे जो है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखो, लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित आपको अनुच्छेद बताना है। 320, 321, 322 और 323। तो भैया जैसे मैंने इसको जब याद करा था अच्छे से, सारे आर्टिकल आप जब भी याद करें तो अपने आप में कोई सी ट्रिक बना ले। तो मैंने जब इसको याद किया था तो वैसा वैसा याद भी था, साथ में प्रश्न भी पूछा गया उस समय। तो व्यय यानी 22, आपको ध्यान रखना है 22 व्यय। तो इससे आप थोड़ा सा ट्रिक्स, थोड़ा सा अंदाजा, जैसे व्यय आएगा तो आपको 22 ध्यान में आ जाएगा। तो इसको ऐसा रिलेट करके भी आप कर सकते हैं। अगला देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था आपको बताना है। 31 मार्च 2014, 15 मार्च 1950, 1 जनवरी 2015 और डी है 11 जनवरी 2016। तो आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग जो है प्रमुख रूप से 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, आप सभी जानते हैं योजना आयोग हुआ करता था, और ये 1950 में बनाया गया था। उसके बाद इसको जो है प्रमुख रूप से नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015 से। और इसका अध्यक्ष कौन होता है आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री इसका प्रमुख रूप से अध्यक्ष होता है। अगला देखिए, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। AM खुसरे, डॉक्टर रंगनाजन, डॉक्टर विजय केलकर और YV रेड्डी। करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा भैया? तो भैया 12वें वित्त आयोग, जब भी आप पॉलिटी पढ़े तो सारे आयोग, वित्त आयोग, मैं मानता हूँ कि सिलेबस से अभी आयोगों को हटाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस का पार्ट है, आप नकार नहीं सकते। आयोग सिद्ध कर देगा कि हाँ ये सिलेबस में आता है। तो आपको सिर्फ इस आधार पर नहीं तय करना कि आयोग अलग से नहीं दिया है, पॉलिटी में कहीं ना कहीं आयोग आएंगे, तो आपको ध्यान रखना और उससे आंसर
टिक करना है। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप सभी जानते हैं, प्रमुख रूप से उस समय के क्या थे भैया, रंगराजन थे, है ना, रंगराजन थे। और अभी वर्तमान के भी आप अच्छे से देख के अच्छे से उनको उतार लीजिएगा। अगले देखिए, खाद्य संरक्षण आयोग किस अधिनियम के तहत है, आपको बताना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011, एफएसएस अधिनियम 2006 और एफएसएस अधिनियम 2011। तो क्या आंसर होगा इसका, तो खाद्य संरक्षण आयोग आप सभी जानते हैं कि 2013 का है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो है खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य किस धारा में बताए गए हैं, आपको सभी को बताना है। तो जो है उस समय आयोग डाले गए थे, तो आयोग से ज़्यादा प्रश्न पूछे, तो ज़्यादा भी तवज्जो नहीं देनी, हल्का फुल्का आयोगों से पढ़ते हुए निकल जाना, क्योंकि हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये छूट गया था और एग्जाम में पूछ लिया गया। अपने तरफ से अपनी तैयारी पूरी 100% रखो, ताकि आप अपने रिग्रेट ना हो किसी भी प्रकार का, है ना। क्योंकि एक साल फिर से वेट करना है, फिर से अगर आधे नंबर 1 नंबर से रह गए ना, तो उसका दर्द जो है मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जिन भी साथी का 1-2 नंबर या 1 आध नंबर से रोके होंगे, मैं जानता हूँ। इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो अच्छे से, कमी विसी मत छोड़ो बिल्कुल भी, है ना। जो भी कैटेगरी आपकी लगती है उस कैटेगरी के हिसाब से मेहनत कर लो, है ना। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है भाई धारा 10, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की धारा 10 के अंतर्गत कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला देखो, निम्न निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता, आपको बताना है। समानता से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, जीवन से संबंधित और डी स्वतंत्रता से संबंधित। क्या इसका आंसर होगा भाई, तो जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में कौन नहीं आता, तो भैया शिक्षा वाला क्षेत्र नहीं आता है ना, प्रमुख रूप से इसको नहीं डिफाइन किया है। वहीं जो है राष्ट्रीय मानव अधिकारों की संरक्षण के लिए समानता का अधिकार की बात कही गई है, वही जीवन के से संबंधित बात कही गई है, और साथ में स्वतंत्रता से संबंधित बात कही गई है, वही शिक्षा का इसमें वर्णन नहीं है। अगला देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या आपको बतानी है। तो ये जब आयोग से प्रश्न पूछे तो 3 सदस्य इसके थे। अगला देखो, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकतम कितनी अवधि तक पद पर रह सकते हैं, आपको बताना है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। क्या इसका आंसर है, बताइए। तो आंसर जो है इसका 6 वर्ष है। जो है प्रमुख रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अधिकतम कितनी अवधि तक पद धारण कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि 6 वर्ष तक ये पद धारण कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि नियंत्रक और महालेखा पर्यवेक्षक जो है प्रमुख रूप से राष्ट्रपति के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। अगला देखो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। करेंगे सभी साथी आंसर। क्या है इसका आंसर भाई, तो इसका आंसर जो है प्रमुख रूप से नई दिल्ली है ना। नई दिल्ली इसकी प्रमुख रूप से आंसर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय प्रमुख रूप से कहाँ है, नई दिल्ली में। अगला देखो, यूपीएससी ने जुलाई 2000 में सिविल सेवा परीक्षा समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई थी, आपको बताना है 2000 में। तो जो है ऑप्शन क्या है, सुखदेव थोराट, दीपक कुमार श्रीवास्तव, एम जगदीश कुमार और योगेंद्र कुमार अलख। तो सभी साथी आंसर करेंगे, क्या इसका आंसर है, तो आंसर जो है इसका प्रमुख रूप से उस समय योगेंद्र कुमार अलख के द्वारा ये यूपीएससी जुलाई 2020 में सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा की अध्यक्षता की थी। अगला देखो, भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। तो जब भी आप खेल संस्थाओं को पढ़ें तो उनकी जो है स्थापना, उनका मुख्यालय और उनसे जरूरी जो भी फैक्ट है उनको भी ध्यान रखें। क्या इसका आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर और दिल्ली। तो भैया इसका आंसर जो है जयपुर है। आप सभी जानते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, भारतीय एमेच्योर कबड्डी का महासंघ जयपुर में। अगला देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 महिला हॉकी टीम में कौन शामिल नहीं है, आपको बताना है। 2020 में, है ना, शामिल नहीं था, आपको बताना था। सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया और उपरोक्त सभी। तो जो प्रमुख रूप से उपरोक्त सभी जो है इसमें शामिल थे, है ना, शामिल थे बताना है आपको, है ना। तो जो है सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया जो प्रमुख रूप से तीनों ही इसमें 2020 में हॉकी टीम में शामिल थे। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित, यानी कि आपको खेल रत्न पुरस्कारों को भी अच्छे से ध्यान देना है। अगला ऑप्शन क्या है, मनिका बत्रा, कमलेश मेहता, सी है ज्ञान शेखरन साज थयान, सी है डी है शरद कमल। तो आप आंसर करेंगे, क्या इसका आंसर हो सकता है, आंसर है इसका भाई शरद कमल है ना। हो सकता है भाई किसी को मेरी स्पीड कम ज़्यादा लग रही हो, तो यूट्यूब के एक अच्छा सा फीचर है 2x मोड पे, 5x मोड पे, जितने भी मोड हैं आपके पास सब्सक्रिप्शन हो तो और भी ज़्यादा 3x मोड पे भी चल जाएगा। तो भैया स्पीड को मेंटेन अपने हिसाब से कर लेना, आपकी सुविधा के अनुसार, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना यार ये माँ साहब तो बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाता है, धीरे धीरे बोलता है। तो अपने पास सुविधा है, स्पीड बढ़ा लो धुआंधार, है ना। 1 घंटे के वीडियो को 5-10 मिनट में ख़त्म कर दो, लेकिन लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।
क्या है इसका आंसर? शरद कमल है ना। अगला प्रश्न देखो, विज्ञान अभियांत्रिकी के लिए पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है MS कृष्णा, बी है दिलीप महालनोबिस, सी है श्रीनिवास वर्धन और डी है नरेंद्र सिंह कपानी। तो क्या इसका आंसर होगा? आप सभी साथी बताएंगे। आंसर जो है श्रीनिवास वर्धन है, जो आंसर प्रमुख रूप से विज्ञान अभियांत्रिकी पद्म विभूषण 2023 में जिनको दिया था। तो जितने भी सम्मान करंट के जिनको भी मिल रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ो, है ना। सिलेबस तो साथ में पढ़ना ही है, साथ में जैसा पैटर्न पूछा जा रहा है वैसे पैटर्न को फॉलो करो। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो आर्यभट्ट परीक्षण संस्थान नैनीताल में है क्या? रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो जो है प्रमुख रूप से ये केंद्रीय भारतीय भाषा जो है संस्थान मुंबई में नहीं है भैया, ये गलत है। बाकी तीनों ही सत्य है। नैनीताल में आर्यभट्ट परीक्षण संस्थान है, रक्षा प्रबंधन संस्थान सिकंदराबाद में है, वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। अगला देखो, भारत में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और किसके साथ खेला गया था? आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया 1977, इंग्लैंड 75, न्यूजीलैंड 1975 और इंग्लैंड 1974। तो भैया आप सभी जानते हैं कि 1974 जो है इंग्लैंड का प्रमुख रूप से भारत में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। अगला देखो, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, सही बात है। कब शुरू हुआ था आपको बताना है। 14, 15, 16, 17। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी जल्दी करने का कारण है मैं आपको बता रहा हूँ 100 प्रश्न है तो उसमें ज़्यादा वीडियो ना खींचे, अपने को रूबरू होना है सर PYQ से, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 2015 इसका आंसर है। जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2015 से शुरू हुआ था, है ना। अगला देखो, पहली भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है शीतल महाजन, बी है मंजू, सी है अनामिका शर्मा और डी है श्वेता परमार। क्या इसका आंसर होगा? तो जो है भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर जो प्रमुख रूप से कौन थी भाई? मंजू थी, है ना। प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, भारत का इस्पात पुरुष किसको कहा जाता है? आपको बताना है। लक्ष्मी मित्तल, OP जिंदल, जमशेदजी ईरानी और अनिल अग्रवाल। तो इस्पात जो प्रमुख रूप से जमशेद ईरानी को कहा जाता है। अगला देखो, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला? आपको बताना है। 23 का था तो ज़्यादा तवज्जो अभी नहीं देना, भारत था उसका आंसर, है ना। अगला देखो, निम्न में से कौन सा प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? आपको बताना है। MP ट्रेडर्स, GM, MP ऑनलाइन और MP ल्यून। क्या इसका आंसर होगा भाई? तो जो प्रमुख रूप से MP ऑनलाइन इसका जो है प्रोक्योरेंट पोर्टल नहीं था, बाकी तीनों इसके पोर्टल हैं। अगला देखो, टेलीफोन लाइनों का उपयोग करने वाला इंटरनेट कनेक्शन किस प्रकार का? आपको बताना है। DSL, केबल, फाइबर, सैटेलाइट। तो जो प्रमुख रूप से DSL है भैया, है ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, जो प्रमुख रूप से टेलीफोन लाइनों का उपयोग करने में इंटरनेट का उपयोग होता है। अगला देखो, E-कॉमर्स का कौन सा लाभ है? आपको बताना है। 24/7 संचालन, सीमित पहुंच, निजीकृत नहीं, उच्च लागत। तो क्या है इसका आंसर? आंसर है 24/7 जो है प्रमुख रूप से इसका लाभ है। E-कॉमर्स कभी भी आप जो है प्रमुख रूप से अपने लिए कोई भी चीज़ें मंगवाना, भिजवाना, ये सारी चीज़ें E-कॉमर्स के तहत यानी होती है। अगले देखिए, कौन सा साइबर हमला उपयोगकर्ता को धोखा देकर जानकारी लेता है? आपको बताना है। फिशिंग, SQL इंजेक्शन, DOS या कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं फिशिंग जो है प्रमुख रूप से साइबर हमला उपयोगकर्ता धोखाधड़ी वाला मामला इसी क्षेत्र में आता है। अगला, फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। अप्रतिबंधित पहुंच, अनाधिकृत पहुंच रोकना, डेटा बैकअप और डी है कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर जो फायरवॉल का उद्देश्य है भैया, अनाधिकृत पहुंच को रोकना, मतलब यानी सुरक्षा प्रदान करना फायरवॉल का मतलब होता है ना। अगला देखो, इसको ऐसे याद रख लो कि भैया आग लगती है जब हम क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं या फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तो उससे हम सुरक्षा कहीं ना कहीं करते हैं। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, ट्रिक बना लो। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन किसके उदाहरण आप सभी जानते हैं। C2B, O2O, चलो ये इसको भी देखो, B2C और B2B। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? तो इसका आंसर जो है बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, आपको ध्यान रखना है। संदेश के संकेतों की व्याख्या की प्रक्रिया क्या है? आपको बताना है। सूचीकरण, डिकोडिंग, संकेतीकरण और डी है लिसनिंग। क्या इसका आंसर होगा? बताइए सभी। तो आंसर क्या भाई? डिकोडिंग है ना। प्रमुख रूप से डिकोडिंग जो है संदेश के संकेतों की व्याख्या की प्रक्रिया है। अगला देखो, निम्न में से कौन से वेब ब्राउज़र नहीं है? आपको बताना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम और याहू। तो क्या इसका आंसर है? तो आंसर जो है इसका प्रमुख रूप से भाई ब्राउज़र नहीं है, याहू, है ना, जो है याहू ब्राउज़र नहीं, बाकी तीनों ही प्रमुख रूप से ब्राउज़र है। अगला देखो, ChatGPT का विकास किसने किया था? आपको बताना है। गूगल, OpenAI, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट।
तो क्या भैया चैट जीपीटी का वर्तमान में अंधाधुंध उपयोग हो रहा है और जो है उसका यूज़ भी कर रहे हैं, साथ में मिसयूज़ भी, क्योंकि आप जानते हैं कि सारी चीज़ें जो आ रही हैं, एआई हो या कोई भी चीज़ें हो जो आपको सुविधा दे, कहीं ना कहीं अपनी मानसिक क्षमता या मानसिक कैपेसिटी को कम करने वाली है। सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट मिलती है तो उतना हम जोर हमारे दिमाग पे लगाते नहीं, तो कहीं ना कहीं इनका नुकसान भी है, लेकिन अपने को ज़रूरत रहने पर इनका उपयोग करना है। अदरवाइज अपना जितना दिमाग चला पाओ उसका काम अलग है ना। तो क्या इसका आंसर है ओपन एआई है ना। प्रमुख रूप से चैट जीपीटी के वजह से ओपन एआई ने किया था। दूसरा देखो, अगला प्रश्न देखो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा उपकरण उपयोग होता है? वैक्यूम ट्यूब, VLSI, ट्रांजिस्टर और कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है प्रमुख रूप से दूसरे, आप सभी पीढ़ियों के सारे जो भी कंप्यूटर की पीढ़ियों में कौन कौन से आपको सभी को ध्यान रखना है ना। अभी मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप सभी समझदार हैं, अच्छे से उनको जब आप उसमें पढ़ें तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है आपको बताना है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो जो क्या है इसका आंसर भाई? आंध्र प्रदेश जो प्रमुख रूप से टाटीपाका तेल रिफाइनरी स्थित है। अगला देखो, गाजा स्ट्रिप के पास कौन सा सागर स्थित है आपको बताना है? भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। तो गाजा स्ट्रिप के पास भैया जो है प्रमुख रूप से, आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भैया जो है भूमध्य सागर के पास प्रमुख रूप से गाजा स्ट्रिप है। अगला सही मिलान आपको बताना है, तो इसका बेलाडेला छत्तीसगढ़ है ना, केंदुसर उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश और कुंद्रेमुख कर्नाटक। तो कौन सी खान कहाँ है आपको बताना भैया। तो इसका आंसर जो है क्या है? फर्स्ट का क्या है? सी है, यानी ऑप्शन ए जो है फर्स्ट का सी, यानी बेलाडेला कहाँ है भाई? देखो भैया ये यहाँ पे त्रुटि हो गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। त्रुटि ये हो गई है कि ये भाई साहब ने इसको जमाया नहीं, इसको एज इट इज़ उतार दिया है ना। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है। ये पूरी जो है मिलान सही है, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है, मतलब जो टिक लगाया वो गलत है। ये भैया बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, सही बात है। केंदुसर उड़ीसा में है, बालाघाट में मध्य प्रदेश है और कुंद्रेमुख कर्नाटक में है। आप सभी जानते हैं, इसको अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा। मैं एकदम से मैं ही चकरा गया, मैंने कहा क्या हो गया यार। तो इसमें जो है ऑप्शन गलत दिया था, बाकी ये तीनों ही भैया, ये तीनों ही जो है चारों ही जो है सही मिलान है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, केंदुसर उड़ीसा का है, बालाघाट मध्य प्रदेश का और कुंद्रेमुख कर्नाटक का है। तो सही है सब, ध्यान रख लेना इसको। अगला देखो, पटल विरूपण प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है आपको बताना। ऑप्शन ए है पर्वतनी, बी है विस्मांगी, सी है भूकंप और डी है प्लेट विवर्तनी की। तो जो पटल विरूपण में प्रमुख रूप से भैया कौन शामिल है आप सभी जानते हैं? विस्मांगी, वहीं परिवर्तनी, भूकंप और प्लेट विवर्तन की तीनों ही प्रमुख रूप से शामिल है। अगला देखो, राज्यों की साक्षरता क्रम आपको 2011 के अनुसार बताना है। पढ़ लो इनको और आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर। तो निम्न में से जो आंसर है भाई क्या है? केरल, मिजोरम और त्रिपुरा और गोवा, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत टिक हो गया। ये जो है प्रमुख रूप से केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, इसका आंसर होगा डी। यानी कौन सी वायुमंडलीय परत मौसम परिवर्तनों के लिए जानी जाती है आपको बताना है। ऑप्शन है बाह्य वायुमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो जो है प्रमुख रूप से मौसम परिवर्तन और साथ में जो है समस्त मौसमी घटना इसी में होती है, आप सभी जानते हैं। अगला देखिए, त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी आपको बताना है? शत्रुंजय, भद्रा, ढाढर और बैतरणी। तो क्या है इसका आंसर? तो बैतरणी प्रमुख रूप से जो है त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। अगला देखो, सही मिलान बताना जैव आरक्षित क्षेत्रों में। तो नोकरेक मेघालय, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। तो क्या है इसका आंसर भाई? इसका आंसर जो प्रमुख रूप से तीनों चारों सत्य है ना। यहाँ भी थोड़ा सा वो हो गया है। नोकरेक जो है मेघालय में है, सही बात है। मानस असम का है, सिमलीपाल उड़ीसा का है, वहीं शेषाचलम आंध्र प्रदेश का है। पुष्पा वाला भैया है ना, शेषाचलम के जंगलों से चंदन की लकड़ी बहुत पुष्पा ने लेके गया था, खूब मजा आया मूवी देखने में, है ना। तो ये वही है शेषाचलम, कहाँ? आंध्र प्रदेश का। अगला देखो, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ हुआ था आपको बताना है। बेइजो इडाहो, यानी ये यूएस का है, अमेरिका, आपको ध्यान रखना है ना, अमेरिका का है। तेल अवीवा, टोक्यो, कैनबरा। तो क्या आंसर है इसका भैया? बोइजो इडाहो, ये अमेरिका का है। भूमिगत ताप उपयोग का प्रथम सफल प्रयास है। अगला देखो, मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है निम्न से बताना है। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। तो इसको भैया जो है मिजोरम को प्रमुख रूप से मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, कांग्रेस नरम दल गरम दल कहाँ विभाजित हुई थी आपको बताना है। बम्बई, सूरत, कोलकाता और नागपुर। तो भैया हिस्ट्री का प्रश्न है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि भैया सूरत में जो है प्रमुख रूप से नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। अगला देखो,
1948 में बुंदेलखंड बघेलखंड विलय में कौन सा राज्य बना था आपको बताना है। मालवा प्रदेश, विंध्य प्रदेश, बघेल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका जो प्रमुख रूप से आंसर है विंध्य प्रदेश है, जो प्रमुख रूप से 1948 में बुंदेलखंड बघेलखंड को विलय करके एक ये जो है खंड बनाया गया था। अगला देखो, 15 फरवरी 1948 में सौराष्ट्र संघ में किसकी रियासतें विलय हुई थी आपको बताना है। 220, अरे आंसर ही देख लिया आपने है ना, आंसर इसमें टिक हो गया। 220, 221, 222, 223। तो आंसर क्या है इसका, 222 है, आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था सबसे पहली बार, आपको देखना है। जिन्ना, रहमत अली, सैयद अहमद खान और अशफाक खान। तो क्या इसका आंसर होगा भैया, पाकिस्तान। मैं नहीं बोलूँगा, मन में ही बोल लो, है ना। क्या इसका आंसर है, रहमत अली, है ना। तो रहमत अली जो है प्रमुख रूप से जिन्होंने पाकिस्तान शब्द पहली बार दिया था। अगला देखो, कांग्रेस के प्रथम चरण के कौन सी मांग नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है सदस्य संख्या वृद्धि, बी है जनप्रतिनिधि वृद्धि, सी है पृथक्करण वृद्धि और डी है कार्यपालिका न्यायपालिका एकीकरण। क्या है आंसर इसका, बताएंगे सभी। तो कांग्रेस के प्रथम चरण में कौन सी मांग नहीं थी, तो भैया ये प्रमुख रूप से कार्यपालिका न्यायपालिका एकीकरण नहीं था, बाकी तीनों मांग प्रमुख रूप से उस समय कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव कौन प्रारंभ किया, तो आप सभी इसमें से आंसर करेंगे। आप सभी जो है हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी तो आंसर करो भाई, पढ़ लो ऑप्शन को और आंसर करो। तो सभी जानते हैं कि भैया गणेश उत्सव प्रमुख रूप से कौन ने, भैया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चालू किया गया था। अगला देखो, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था आपको बताना है। 1736, 37, 38, 39। तो भैया नादिर शाह का आक्रमण, हिस्ट्री से प्रश्न लगातार देखो बन रहे हैं, तो 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1739 में जो प्रमुख रूप से नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अगला देखो, आर्य मंजूश्री मूल कल्प किससे संबंधित आपको बताना है। महायान, हीनयान, थेरवाद और वज्रयान। तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो प्रमुख रूप से किससे संबंधित भाई, तो ये महायान से संबंधित, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, लॉर्ड बेंटिंक ने प्रेस स्वतंत्रता कब दी थी। ऑप्शन है 1832, 33, 34, 35। क्या है आंसर, तो आंसर लॉर्ड बेंटिंक ने प्रेस की स्वतंत्रता भैया 1835 में दी थी, आप सभी ध्यान जानते हैं। अगला देखो, शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे आपको बताना है। ऑप्शन है स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसा। क्या है इसमें से आंसर बताओ सभी। तो भैया हिस्ट्री से देखो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जिसको भी लगे कि हमको तो याद नहीं होता डेटा, तो बाकी सारी चीज़ें तो याद हो जाती है आपको, है। वो अगर कुछ बोलेगी या बोलेगा, वो चीज़ें तुमको ध्यान रहती, उसको ले लेके तो तुम झगड़ा कर लेते हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें याद रख सकते हो, लेकिन पढ़ाई की चीज़ें याद नहीं रखोगे। सुधर जाओ रे, सुधर जाओ। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर है चांदी, है ना। तो चांदी जो है प्रमुख रूप से शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला देखो, 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान बताना है। चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम और तृतीय। तो भैया उस समय जो है प्रमुख रूप से प्रथम था, है ना। आप सभी को ध्यान रखना। अगला देखो, एमपी की कौन सी नदी 3 राज्यों में बहती है आपको बताना है। केन, सोनार, माही और बेतवा। क्या है आंसर, बताएंगे सभी। तो भैया इसका जो आंसर है प्रमुख रूप से माही है। आप सभी बताएंगे कौन कौन से, एक तो एमपी में बहती है, राजस्थान और गुजरात। अगला प्रश्न देखो, एमपी की काली मिट्टी की गलत विशेषता आपको बतानी। कपास मिट्टी नमी धारण करती है, रेत अधिक है या गाददार संरचना है। क्या है इसका आंसर, तो आंसर भैया इसका है रेत अधिक होती है, या इसमें से रेत अधिक नहीं होती, मतलब गलत बताना आपको काली मिट्टी में। तो भैया कपास के लिए उपयोगी है, नमी धारण करती है, वहीं जो है गांठदार संरचना इसकी है। अगला देखो, पूर्णा नदी किसकी सहायक आपको बताना है। नर्मदा, ताप्ती, सोनार और धसान। आंसर है ताप्ती, है ना। जल्दी जल्दी करते हैं भैया, ज़्यादा समय नहीं खींचेंगे। पूर्णा नदी जो है प्रमुख रूप से ताप्ती सहायक है। बीजागढ़ की पहाड़ियाँ किस पर्वत से श्रेणी में है। सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर और महादेव। क्या है, तो बीजागढ़ की भैया सतपुड़ा क्षेत्र में आती है, आप सभी को ध्यान रखना है। एमपी की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना। उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी जलवायु, दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय और कर्क रेखा के मध्य से निकलती है आपको बताना है। तो क्या है इसका आंसर भाई, आंसर ये है प्रमुख रूप से दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये जो प्रमुख रूप से सही कथन नहीं है। अगला देखो, एमपी में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते आपको बताना है। अर्ध पतझड़, उप आर्द्र पहाड़ी, कांटेदार, अल्पाइन वन। तो क्या है इसका आंसर, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते आपको बताना है। अल्पाइन वन जो है प्रमुख रूप से नहीं पाए जाते। अगला देखो, चचाई जो अनूपपुर में है कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है आपको बताना है। सतपुड़ा, अमरकंटक, बाणसागर और कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर, अमरकंटक है, जो प्रमुख रूप से थर्मल पावर स्टेशन है ना। अगला देखो,
सड़क मार्गों के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिक है 8,000 किलोमीटर से, वहीं राजमार्ग अधिक है 11,000 किलोमीटर से, वहीं जिला सड़क अधिक है 50,000 किलोमीटर से। घनत्व में प्रथम स्थान है, तो आपको गलत बताना है निम्न में से कौन सा है। तो जो प्रमुख रूप से घनत्व में प्रथम स्थान नहीं है भैया, बाकी ये तीनों ही सत्य है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो 80वां प्रश्न है, 2020-21 में एमपी में कपास उत्पादन में प्रथम जिला क्या है, आपको बताना है। दमोह, खरगोन, मंडला, पन्ना। तो आंसर क्या है, आंसर है खरगोन है, प्रमुख रूप से जो है खरगोन 2020-21 में एमपी में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं, आपको बताना है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। क्या इसका आंसर हो सकता है, तो आंसर क्या है भैया, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान में के भाग जो है हाँ भाग 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश से के संविधान से ली गई है, आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। पॉलिटी का प्रश्न है, और अभी हम पॉलिटी के एमसीक्यू कर रहे हैं, तो उसमें सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो चिंता ना करें। आयरलैंड से लिए गए आप सभी जानते हैं। अगला देखिए, संसद का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है किन के द्वारा किया होता है, राज्यसभा, लोकसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो भैया प्रमुख रूप से कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है भैया, हमारी संसद, है ना। अगला देखो, नाबार्ड की स्थापना बताना आपको, तो ऑप्शन देख लीजिए, बोलूंगा नहीं, ऑप्शन देख लीजिए और उसका आंसर टिक करिए। तो ये स्थापना से प्रश्न बने हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर संस्था की स्थापना आपको देखनी है, तो क्या है भैया, 12 जुलाई 1982। अगला देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। 1 अप्रैल 1990, 1 जनवरी 1950, 1 अगस्त 1995, मई 2005। तो आंसर क्या है, सिडबी 1 अप्रैल 1990 का है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, 80वें में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये यहाँ से भैया थोड़ा सा ये क्या है, इसको थोड़ा देखो, 80 नहीं, 1980। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है 4, 6, 14 और 20। तो क्या है भैया इसका आंसर, 6 है ना। तो जो 6 प्रमुख रूप से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला देखो, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, आपको बताना। पहला संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां और 86वां। तो भैया मैंने मौलिक अधिकार का पूरा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, यूनिट वाइज हम एमसीक्यू करा रहे हैं, उसमें सभी कंप्लीट है। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला देखो, अनुच्छेद 51A मौलिक अधिकार कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक अधिकार कर्तव्य का उल्लेख है, 10, 11, 12 और 15। तो ये कितने हैं, 11 हैं, आप सभी जानते हैं। अगला देखो, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, तो आप सभी जानते हैं कि भैया 42वां संविधान संशोधन, है ना। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन कब, 1976। कब, ध्यान रखना है ना, 1976 के माध्यम से। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था, आपको पता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पीवाईक्यू में पूछी गई, उन्हीं के आधार पर एमसीक्यू करा रहा हूँ अपनी यूनिट में। प्लेलिस्ट बना दी, उसको जाके चेक करें। और अभी अगला वीडियो हम फिर नीति निर्देशक सिद्धांत, साथ में मूल कर्तव्यों, इन सभी के प्रश्न बनाने वाले हैं। तो आप चिंता ना करें, निश्चिंत होकर तैयारी करें और इस चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें ईजिली आप तक पहुँच जाएंगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्या इसका आंसर, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के माध्यम से जो प्रमुख रूप से संविधान सभा के निर्माण की योजना बनाई गई थी। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से, आपको बताना है। तो सरल प्रश्न है, बड़वानी रियासत से इसका संबंध है ना। जो भीमा नायक और टंट्या मामा, ये दोनों ही पश्चिमी और पूर्वी निमाड़ वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुई, तो आपको बताना है। 1842, 1857, 1927 और 1942। तो इसका प्रमुख रूप से आंसर है 1857, है ना। अगला देखो, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, आपको बताना है। मौनी नृत्य, मांडलिया नृत्य, फिफरिया नृत्य या फिर डंडा नृत्य। तो जो है इसका आंसर क्या है, मौनी नृत्य भैया। मौनी नृत्य जो प्रमुख रूप से सागर आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर लोक नृत्य प्रचलित है।
अगला देखो, चित्रकूट धार्मिक स्थलों को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना जाता है, आपको बताना, जगतपुरी, रामस्या, ब्रह्मपुरी, कांकड़िया। तो चित्रकूट भैया, चित्रकूट स्थल को क्या ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि उपनाम से प्रश्न बने हैं, इसलिए उपनाम से प्रश्नों को भी हल करो। मुकुल किसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक साहित्यिक रचना है, आपको बताना है। मखनलाल चतुर्वेदी, भगवान प्रसाद, मुकुटधर पांडे, सुभद्र कुमार चौहान। यूनिट 2 के एमसीक्यू कराए हैं, उसमें सारे साहित्यकारों के प्रश्न हमने सोल्व कर लिए, तो उसको जाके देख लेना। क्या है, सुभद्र कुमारी चौहान जो प्रमुख रूप से मुकुल, त्रिधरा जो वीरों कैसा हो बसंत, है ना। तो जो वीरता वाला गुण है वो इनके उसमें आपको देखने को मिलेगा, इनकी रचनाओं में, सुभद्र कुमारी चौहान। अगला देखो, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है, आपको बताना है। भील, कोरकू, सहरिया, गोंड। तो भैया ये जो प्रमुख रूप से गोंड की है, आपको सभी को ध्यान रखना है कि दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नहडोरा प्रमुख रूप से गोंडों की विशेषता है। अगला देखो, ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है, आपको ध्यान रखना है। उज्जैन, महेश्वर, खजुराहो और विदिशा। तो मतंगेश्वर कहाँ है भैया, खजुराहो में, आपको ध्यान रखना है मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो का है। अगला देखो, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है। यूनिट 2 फिर बोल रहा हूँ, यूनिट 2 से प्रश्न बने हैं, ये प्रश्न उसी से पूछे गए हैं। यूनिट 2 जो हमने जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू की हैं, उसमें सारे प्रश्नों को हल किया है, चिंता ना करें, उसको देखें। केशवदास, केशवदास जो है प्रमुख रूप से रामचंद्रिका की प्रसिद्ध रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के 2 काव्य हैं, प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग। तो पर लिखे हैं, किस पर लिखे हैं, आपको बताना है। गणेश शंकर विद्यार्थी, जयशंकर प्रसाद, प्रभाकर माचवे, मखनलाल चतुर्वेदी। तो जो प्रमुख रूप से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर ये लिखे गए। अगला देखो, अंतिम प्रश्न। अब खुशी की लहर आपके मन में दौड़ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अंतिम प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में निमाड़ी जिले के थोना लोहारी गोलीकांड की रचना कब घटित हुई थी, आपको बताना है। 1922, 1931, 1939, 1942। तो भैया थोना लोहारी की गोलीकांड की घटना जो प्रमुख रूप से 1939 की है ना। तो ये जो है प्रमुख रूप से हमारे 2023 का पूरा पेपर था। इस पेपर के आधार पर और अभी और भी आएंगे 2024-25 जितने भी पेपर हैं वो सब सोल्व कराऊंगा, सारे एमसीक्यू से टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें आपको मिलने वाली, निश्चिंत होकर। जब भी कोई नई एग्जाम या कुछ भी आएगा, उसका सारे PYQ, सारी चीज़ें, सारा मटेरियल आपको सीधे सीधे मिलने वाला है, आपकी सिलेक्शन में बहुत सहायक होगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अंत में भाई अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।